हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो अपनी साइबर सिक्योरिटी प्लेलिस्ट की फोर्थ वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर हमारा जो है आज का 27 है। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 लेक्चर में यूनिट नंबर 4 को कवर कर चुके हैं। एंड आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिजिटल फोरेंसिक्स लाइफ साइकिल। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो यूनिट नंबर 4 के सिलेबस में हम ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजिटल फोरेंसिक्स लाइफ साइकिल। तो बेसिकली इसमें वर्ड्स को हम सबसे पहले कैटेगराइज कर लेते हैं। तो इसमें दो मेन वर्ड्स हैं, डिजिटल फोरेंसिक्स और लाइफ साइकिल। तो पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटल फोरेंसिक्स क्या होता है। ब्रीफ में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको यहाँ पे शुरू करने से पहले। डिजिटल फोरेंसिक्स है जो एक फोरेंसिक साइंस की ब्रांच है जो कि फोकस करती है एविडेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। एविडेंस आप समझते होंगे, सबूत जो होते हैं किसी भी साइबर क्राइम को कमिट करने के टाइम पे यूज होते हैं। हो सकता है कोई फोन हो, कोई नेटवर्क हो, कोई डिवाइस हो, कुछ भी हो सकता है। और उसको प्रोसेस करने के लिए जो भी साइंस यूज होती है, उसको एनालाइज करने के लिए, वो आपकी डिजिटल फोरेंसिक्स होती है। हमने स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ा भी था। अगर अब बात करें लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में, अगर साइंस शुरू में पढ़ा होगा 8th 9th में, तो आपने देखा होगा कि किसी भी चीज की लाइफ साइकिल होती है, यानी स्टेजेस होते हैं। जैसे एक कोई सीड हुआ, कोई बीज हुआ, वो पहले बीज होता है। उसके बाद उसको वो छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो बड़ा होके पेड़ बन जाता है। तो इसकी एक तरह से लाइफ साइकिल हुई, यानी कि जीवन का चक्र हुआ। तो हम बात करने वाले हैं किसकी लाइफ साइकिल की? डिजिटल फोरेंसिक्स की लाइफ साइकिल की। और डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर क्या आता है? एविडेंस। एविडेंस का मतलब आप सब लोग समझते हो, सबूत, जो साइबर क्राइम को कमिट करने में यूज होते हैं। कोई भी डिवाइस कुछ भी हो सकता है। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो कुछ स्टेजेस होंगे। तो इसके मेन स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं इसमें लाइफ साइकिल में। ओके, तो ये क्वेश्चन हो सकता है 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इसमें स्टेजेस हैं, डायग्राम्स भी हैं, इनको ब्रीफली आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेज है वो है हमारा डाटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन करना, आप समझ सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द फोरेंसिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ डाटा एंड एक्वायर डाटा फ्रॉम देम। जैसे मान के चलिए कोई भी हमारे पास डेटा आया। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई मीडिया के फॉर्म में होता है सबसे पहले डेटा, यानी मीडिया इन द सेंस कोई फोटो हो सकता है, इमेज, या फिर कोई वीडियो हो सकती है, या फिर कोई टेक्स्ट हो सकता है। ये सारे ही जो होते हैं वो मीडिया के अंदर आते हैं, राइट। अब हम इस मीडिया में से अपने काम का डेटा, यानी कोई भी रॉ फिगर, अभी पहले इस मेन डायग्राम पे ना जाएं, पहले ये छोटा वाला डायग्राम देख लेते हैं। कोई भी मीडिया है हमारे पास, उसमें से हम कोई भी रॉ रॉ फिगर्स है, कोई भी डेटा है, कोई डेट है, कोई टाइम है, कोई ईमेल में से डेट टाइम निकाल रहे हैं, हेडर निकाल रहे हैं। तो हमारे पास डेटा आया। उस डेटा को कुछ भी हो सकता है। मान के चलो कोई एक वीडियो देखी, उसमें हमें एक नाम मिला, कोई स्पेलिंग मिली, RKTI के ऐसे कोई स्पेलिंग मिली, ठीक। अब उसमें से हमने वो सारा डेटा अलग निकाल लिया मीडिया में से। अब उस डेटा का हम इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन वो चीज होती है, जो चीज डेटा से मिलकर बनी होती है, उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। तो उसमें से हम जो स्पेलिंग्स मिली, उसमें से हम मतलब निकाल रहे हैं, अरेंज करके जो मतलब आया ऋतिक। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, काफी क्रिटिकल चीजें होती हैं फोरेंसिक्स में। तो उसकी मीडिया जो थी हमारे पास, फोटो, इमेज, वीडियो थी, उसमें से हमने डेटा निकाला। डेट, टाइम, डिटेल्स, कुछ भी हो सकता है, लेटर, अल्फाबेट, XYZ। उसके बाद हमने उसको इन्फॉर्मेशन निकाला। इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास आया, उस इन्फॉर्मेशन को ही हमें एविडेंस मानते हैं। एविडेंस माने कि आप सब लोग जानते हैं, सबूत। ओके, जो ऐसे सबूत जो कि साइबर क्राइम को कमिट करने के टाइम पे यूज हुए हैं। तो पहला जो फेस होता है वो होता है कलेक्शन का। कलेक्शन फेस में क्या होता है कि इसमें हम आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे डेटा को एक्वायर करते हैं मीडिया में से। पहला प्रोसेस हो गया ये। अब पहला स्टेप हो गया डेटा कलेक्शन। दूसरा स्टेप हुआ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का आप सब मतलब जानते हैं, एक जैसे इम्तिहान लेना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सावधानी पूर्वक जांच करना, या बारीक छानबीन करना, आप कुछ भी समझ सकते हो। तो मीडिया जो हमें मिला, आफ्टर डेटा हैज बीन कलेक्टेड, मीडिया में से हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज होता है वो होता है डेटा को एग्जामाइन करना। जो हमें डेटा मिला है मीडिया के थ्रू, उसको हम एग्जामाइन करते हैं। एग्जामाइन इन द सेंस छानबीन करके, उसका सावधानी पूर्वक तहकीकात करते हैं, तब जाकर के हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके।
एग्जामाइन करने के बाद एक्सेसिंग एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग मतलब निकालना, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, रिलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ पीसेस निकालते हैं इंफॉर्मेशन की जो कि कलेक्टेड डाटा में से निकलता है। और इस फेस में, दिस फेस में आल्सो इन्वॉल्व बाईपासिंग एंड मिटिगेटिंग ओएस। और कई बार जो हमारे पास सॉफ्ट कोई गैजेट होता है, यानी कोई डिवाइस होता है, फोन मान लो, लैपटॉप मान लो, पीडीए मान लो, तो उसमें से हम उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको भी बाईपास करते हैं, यानी फुल कंट्रोल लेते हैं अपने पास। और एप्लीकेशन फीचर्स होते हैं, उनको डेटा एंड कोड को एनालाइज करते हैं, जिसमें कि डेटा का कंप्रेशन, एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म आता है। आगे आप 6 एम में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, डीसी, डेटा कंप्रेशन, उसमें डेटा कंप्रेशन, एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एनालाइज करना। एनालाइज करना क्या होता है आप सब जानते हैं, हम फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़ रहे हैं। जब हमारे पास जो डेटा की इंफॉर्मेशन, मीडिया आ गया, मीडिया मीडिया में मिलता है, उससे हमने डेटा निकाल लिया, उससे इंफॉर्मेशन निकाल ली, उस इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं। वंस द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, जब हमने एक बार इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, तो जो एनालिस्ट होगा, सब लोग उसको नहीं कर सकते एनालाइज। जो वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड एनालिस्ट होगा, वो उसको पढ़ेगा, स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा डेटा को, और ताकि उससे कोई, उस डेटा से कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, यानी कोई फैसला सुना सके कि इस डेटा से ये क्राइम कमिट हुआ है। और जो उसकी फाउंडेशन होती है फोरेंसिक की, वो एक मेथडिकल अप्रोच यूज करती है। ऐसा नहीं कि शुरू सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन उठाई, उसका डेटा बनाया, मीडिया बनाया, नहीं, उसका एक अप्रोच होती है। पहले मीडिया होगा हमारे पास, फिर उससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा से हम इंफॉर्मेशन कंक्लूड करेंगे, एट लास्ट हमें एविडेंस मिलता है। तो उसकी एक मेथडिकल अप्रोच होती है, जिससे हम कंक्लूजन को अप्रोप्रिएट ड्रॉ कर पाते हैं, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कोई कंक्लूजन ना निकले, तो पॉसिबिलिटीज दोनों होती हैं। अब बात करें लास्ट लाइफ साइकिल के स्टेप की, वो है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में क्या होता है, मीडिया मिल गया हमें, मीडिया तो हमारे पास मिला हुआ है, फिर हमने उसमें डेटा फाइंड करा, डेटा से हमने इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करा, और एट लास्ट हमने जो इन्फॉर्मेशन कंक्लूजन निकला, देन वेल एंड गुड। नहीं निकला तो कोई बात नहीं, अगर जो कंक्लूजन निकला उसको हम एविडेंस के तौर पर उसको रिपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल। बेसिक, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल लाइफ साइकिल एक तरह से। आप इस चीज को समझ लो एक बार, ये जो नीचे मैंने जो एग्जांपल दिया कि पहले हमारे पास मीडिया होता है, कोई भी फोटो, वीडियो, इमेज कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हम उससे डेटा निकालते हैं, उस डेटा से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है, और उसके बाद हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जो कि सबूत होता है, हमारा एविडेंस। और बाकी मेन आपके जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, वो डाटा कलेक्शन, दूसरा एग्जामिनेशन, तीसरा एनालिसिस, चौथा रिपोर्टिंग। सेम सिमिलर चीज वही है डिजिटल फॉरेंसिक्स की तरह। आपको 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है, ये चारों पॉइंट। अगर आपको थ्योरी समझ में आ रही है लिखी हुई तो वो लिखिए, अगर नहीं समझ में आई जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप ये नीचे एक छोटा सा डायग्राम अलग से बना देना, मैंने दोनों मर्ज कर दिए। अगर 7 मार्क्स में आया तो दोनों डायग्राम अलग से बना के अलग से एक्सप्लेन करना, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सकें। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो है चेन ऑफ कस्टडी इन साइबर सिक्योरिटी। तो चेन ऑफ कस्टडी से आप समझ सकते हैं कि एक बार आपने वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, कस्टडी का मतलब क्या होता है। कस्टडी का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, किसी को अपने अंडर रखना, कंट्रोल में रखना। तो ये कस्टडी होता है, चेन ऑफ कस्टडी। यानी कस्टडी जैसे लीगल टर्म्स कोर्ट वगैरह में यूज करते हैं ना, किसी को अपने अंडर कंट्रोल रखना, ये होता है कस्टडी, राइट। अब चेन ऑफ कस्टडी, तो जो भी कस्टडीज की चेन होती है कि पहले चीज कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, वो चेन हो गई। अब साइबर सिक्योरिटी में इसका ये क्या यूज हुआ, आप कहोगे हमने कस्टडी सुना है लेकिन सीआईडी में सुना है हमने तो, या फिर पुलिस के थ्रू सुना है, कोर्ट के थ्रू सुना है। तो साइबर सिक्योरिटी में इसका क्या रोल है, तो साइबर सिक्योरिटी में इसका रोल ये है कि जैसे आप एक बार इस फिगर को देखिए, इस फिगर को आप बना भी सकते हैं। तो एक ये हमारे पास एक लैपटॉप है, सिस्टम है, उसके अंदर कोई डेटा है, हम देख सकते हैं, और डेटा को हमने चेन बांधकर कस्टडी में कर रखा है, यानी कि कोई भी डेटा अंडर कंट्रोल रखना, उसको चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, जो आपको लिखनी है, 2 मार्क्स में आने के इसके चांसेस है क्वेश्चन के। स्टिल अगर 7 मार्क्स में आएगा तो उसका भी हमने कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रखा है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। अब बात करें इसकी थ्योरी की, डेफिनेशन की, तो चेन ऑफ कस्टडी इज द एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, यानी लिखा पढ़ी किसी भी उसकी, किसी भी गैजेट की, किसी भी डिवाइस की, किसी भी प्रूफ की
जो किसी यानी बेसिकली किसी भी एविडेंस की, एक्यूरेट बोलूं तो एविडेंस जो हमें मिला था लास्ट लाइफ साइकिल फेज में, उसका एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करना चेन ऑफ कस्टडी है। किस चीज का डॉक्यूमेंटेशन? उसके मूवमेंट ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल में रखना। कस्टडी और पोजेशन ऑलमोस्ट सेम सिमिलर चीज होती है। पोजेशन ऑफ अ पीस ऑफ एविडेंस, एविडेंस मैंने भी जो बताया था, सबूत, फ्रॉम द टाइम इट इज टेकन इन टू कस्टडी अंटिल इट इज डिलीवर्ड टू द कोर्ट। मान के चलिए, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि किसी भी साइट से, फोरेंसिक साइट से हमने कोई भी डेटा कलेक्ट किया, किसी भी क्रिमिनल साइट से हमने डेटा कलेक्ट किया, वहां पे हमें फोन मिले जहां से जो है कमिट हुआ है क्राइम। उस फोन को हमने बिल्कुल अपने एविडेंस बॉक्स में संभाल के रखा, जहां से हमने इसे लिया, फ्रॉम द टाइम इट इज टेकन इनटू कस्टडी, वहां से हमने कस्टडी में लिया, और जब तक हमने उसे कोर्ट में डिलीवर्ड नहीं करा, उसके बीच का टाइम चेन ऑफ कस्टडी होता है। बस इतना याद रखो। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही डेफिनेशन से, तो जो मैंने अब बताया उसको याद रखो, बस बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। कोई भी क्रिमिनल साइट से जहां पे साइबर क्राइम कमिट हुआ है, वहां पे हमें कोई भी ऐसा डिवाइस सॉफ्टवेयर मिलता है जिससे वो क्राइम कमिट हुआ, उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेना और कोर्ट में प्रस्तुत करना। इसके बीच का जो टाइम है, जो जो एक्टिविटीज हुई वो चेन ऑफ कस्टडी के अंडर आता है। होपफुली आपको समझ में अब चीजें और अच्छे से आ गई होंगी। अब इसकी डेफिनेशन एक बार और पढ़ लेता हूँ। चेन ऑफ कस्टडी द एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन of the movement and possession of piece of evidence from the time it is taken into custody until the delivered to the court। सेम वही चीज है। अब इसके अंदर आता क्या है, उनकी जो हमने बीच में एक्टिविटीज पढ़ी थी, उन एक्टिविटीज में क्या क्या चीज आती हैं? तो पहली आती है हु कलेक्टेड इट। मान के चलिए आपके पीछे जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं पहुंच पाई, उसके पीछे किसी ने उस गैजेट को उठाया, तो वो कलेक्टेड, या किसी ऑफिसर ने उस गैजेट को अपने कस्टडी में लिया होगा, या फिर किसी सिटीजन ने लिया होगा, राइट। हाउ एंड वेयर, कहाँ पे और कैसे कलेक्ट किया? वो टुक पोजेशन, यानी पोजेशन ऑफ इट, सेम वही चीज कि उसका कंट्रोल या फिर कस्टडी किसने ली। हाउ एज इट स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड, उस गैजेट को, उस डिवाइस को कैसे स्टोर किया गया और कैसे प्रोटेक्ट किया गया ताकि कोई और उसको यूज ना कर सके। एंड लास्ट, हु टुक इट आउट ऑफ स्टोरेज एंड बाय, अगर हमने उसको प्रिजर्व करके किसी स्टोरेज में रखा है, तो उसको स्टोरेज से बाहर किसने निकाला, क्यों निकाला? हो सकता है कि कोर्ट में डिलीवर्ड करने के लिए निकाला हो, या फिर कुछ छेड़छाड़ करने के लिए निकाला हो। तो ये जो चीजें आती हैं मेन मेन, ये अगर 7 मार्क्स में आता है तो आपको जरूर लिखना है। 2 मार्क्स के लिए देखो, ये डेफिनेशन जो मैंने इसमें कंक्लूड करी है वो मोर देन इनफ है। और 7 मार्क्स में आता तो आपको ये सारे पॉइंट इसमें ऐड करने, इसको अंदर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप, जैसे हु कलेक्टेड इट, या तो ऑफिसर ने कलेक्ट किया होगा या फिर किसी सिटीजन ने, तो इसके अंदर भी पॉइंट लिख सकते हो। हाउ एंड वेयर, कैसे कलेक्ट किया, वेयर किया यानी क्रिमिनल साइट पर कलेक्ट किया, और ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। ये तो बात रही 2 मार्क्स की। अब बात करते हैं 7 मार्क्स की। अगर 7 मार्क्स में आता है तो आपको डायग्राम, ये पॉइंट सारे एक्सप्लेन करने हैं, और छोटी सी इसकी थ्योरी ये और है। अगर आपको ये थ्योरीज पढ़ के समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो उसको, अपने वर्ड्स में। इन अ लीगल कंटेक्ट, अगर लीगल कंटेक्स्ट में बात करें तो चेन ऑफ कस्टडी जो है वो एक प्रोसेस है, रेफर्स टू एक्वायरिंग, स्टोरिंग, सेफ गार्डिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट। सेम मैंने जो चीज आपको पीछे आसान करके बताई, वो ही थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में है। चेन ऑफ कस्टडी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम एविडेंस को एक्वायर करते हैं। एक्वायर मतलब अपने कंट्रोल में लेना, स्टोर करना, सेफ गार्डिंग मतलब उसको सेफली रखना, ट्रांसफरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किसी भी एसेट को। यहाँ पे एसेट हमारा क्या है? एविडेंस, जो है डिजिटल एविडेंस हमारा, वेदर डिजिटल और फिजिकल। चेन ऑफ कस्टडी में दोनों चीज आती हैं, डिजिटल और फिजिकल, लेकिन हमारा मेनली फोकस रहेगा साइबर सिक्योरिटी में, यानी डिजिटल पर। फिजिकल भी चीजें इंक्लूड होती हैं, कोई भी डिवाइस, कोई भी गैजेट हुआ। अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो उसका ट्रैक करना और डॉक्यूमेंटिंग करना, सेम जो हमने बात करी, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल सही पढ़ा लिखा पढ़ी होनी चाहिए। जैसे मान के चलो हमें कोई फोन मिला, आईफोन है, तो उसमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा कि सर आईफोन 14 था, 256 GB का था, ब्लैक कलर का था, और उसके साथ कुछ भी कवर वगैरह अटैच नहीं था, तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ। सिमिलरली इसका ट्रैक करना कि कहाँ पे है अभी सामान, और ईच डॉक्यूमेंट बनाना क्या उसमें अंदर है, और ट्रांसफर ऑफ एसेट एज इट मूव्स वन प्लेस टू अनदर।
कई बार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उसके अंदर उसको ट्रैक करना चेन ऑफ कस्टडी में आता है। चेन ऑफ कस्टडी में चीजों को ऑथेंटिसिटी यानी जैसे जो फोन हमें मिला है हमें वही कोर्ट में प्रस्तुत करना है, चेंज नहीं करना, ये ऑथेंटिसिटी के अंदर आता है। एक्वायर्ड एसेट इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, जो भी हमारी पारदर्शिता है हमें उसे इंक्रीज करनी है, जैसा मिला है चीज वैसे ही देना है। एंड कोई भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से हमें बचना है, ताकि कोई भी हमारे पास कोई भी रिस्क ना रहे विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो दीज एसेट्स कैन बी अदर बी इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एविडेंस, सिस्टम्स एंड डाटा। मैंने बोला ना, जो एसेट्स एसेट्स क्या होते हैं अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें, तो कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी एविडेंस, कोई भी सिस्टम, कोई भी डेटा, ये सब आप वर्ड्स अच्छे से जानते होंगे। नहीं जानते तो आप डिवाइस, गैजेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिजिटल, फिजिकल। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है आप किस लैंग्वेज में अपने आंसर को लिखना चाहते हैं। और जितना इजी लैंग्वेज करके लिखोगे उतने इजीली एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद आएगा, समझ में आएगा। तो आप जरूरी नहीं है जो थ्योरी इसमें नोट्स में लिखी है एग्जैक्ट वही यूज करो, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इजी करके आप उसको भी अपने वर्ड में यूज कर सकते हो। अब ब्रेक इन द चेन ऑफ कस्टडी अनएक्सेप्टेबल, यानी इस कस्टडी में कोई भी ब्रेक आया तो अनएक्सेप्टेबल रहता है। एज इट रेफर टू पीरियड ड्यूरिंग विच नॉट कंट्रोल एसेट इज अननोन एंड द एक्शन टेकन ऑन शेयर एसेट कैन नॉट बी कंफर्म अकाउंट। क्योंकि ये जो इस टाइम जो पीरियड होता है वो कंट्रोल ऑफ एसेट जो अननोन रहता है, पता नहीं होता हमारे पास कंट्रोल किसके पास है, तो ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, अनएथिकल है। और जो चेन ऑफ कस्टडी साइबर सिक्योरिटी इज मच डिफरेंट फ्रॉम द वन इन लीगल मैटर। सेम जो लीगल मैटर में एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक, जैसे कोई किसी ने किसी पर्सन ए ने पर्सन बी का मान के चलो मर्डर कर दिया, तो उसमें जो इक्विपमेंट यूज होता है, मान के चलो कोई गन है, तो उस गन को जैसे उससे लेकर के कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, सेम चेन ऑफ कस्टडी वही है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में चीजें जो है अलग हो जाती हैं। गन तो यूज नहीं करेंगे हम साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में क्या यूज करेंगे, कोई भी डिजिटल एसेट हो सकता है। डिजिटल एसेट मतलब कोई भी डेटा, कोई भी एविडेंस जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करते हैं, ऑर्गेनाइज फ्रॉम वन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम किसी भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो मैंने लिखा है ना, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, जिसमें के अंदर क्या आता है, एग्जैक्ट डेट कि वो एविडेंस हमें कौन सी डेट को मिला। सेकंड, एग्जैक्ट टाइम, यानी हमने कौन सी टाइम को कलेक्ट करा, कौन सी टाइम को ट्रांसफर किया। एंड लास्ट, पर्पस ऑफ द ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर करने का पर्पस क्या था, हो सकता है कोर्ट में प्रस्तुत करने का पर्पस हो। और चेन ऑफ कस्टडी के साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे NIST में। अगर किसी को ज्यादा सिलेबस में नहीं है, अगर किसी को पढ़ने का दिल हो कि हमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जानने, तो NIST को आप रेफर कर सकते हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। बाकी चेन ऑफ कस्टडी मेन पॉइंट यही थे, आपके एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ये कुछ एक्टिविटीज इसमें कवर होती हैं। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स मिल रहे होंगे कि नोट्स को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, उनको जरूर आप अवेल करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।